हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 ये पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। इसका पार्ट 1 पिछली वीडियो में आ चुका है, जिसमें हमने बात की थी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, संक्षारण क्या होता है, विकृति गंधिता क्या होता है, सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और पिछला पार्ट भी देखें, तभी इस पार्ट को देखें अगर आपने नहीं देखा हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं, उनके जो पुराने बॉन्ड टूटने से, ठीक है, और जुड़ने से ही नए बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब जब पुराने बंध क्या होंगे, ब्रेक होंगे, तभी तो नए बॉन्ड मिलेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें 5 रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया में हम देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद देते हैं, मतलब जब क्या होगा, आपके कोई भी दो तत्व या परमाणु आपस में मिलेंगे और एकल सिंगल प्रोडक्ट जब देंगे तो वो संयोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या हैं, जो आपके अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तत्व या परमाणु या अणु जो भी हैं, ठीक है। तो वे एक अगर सिंगल प्रोडक्ट देंगे तो वो संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो इसके उदाहरण को हम समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। संयोजन अभिक्रिया का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, जब आप अपने घरों की दीवारों पर चूना करते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी बाल्टी या बीकर में क्या लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक है। और उस जल के साथ आप चूना मिलाते हैं, जिसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड या अनबुझा चूना कहते हैं, ठीक है। तो आपने बाल्टी में जल डाला और CaO यानी कि अनबुझा चूना मिला दिया, ठीक है। फिर आप इसको हिलाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या बनाता है, जो आपका CaO अनबुझा चूना होता है, ठीक है, और जल दोनों मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बना देते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, बूझा हुआ चूना कहते हैं हम। इसी को आप अपनी दीवारों पे रंगते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उदाहरण की क्या बात की कि जब हम बिना बूझे हुए चूने को जल के साथ मिलाते हैं तो हमारा बूझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। इस चूने को हम अपनी दीवारों पे रंगते हैं, और जब हम इसे अपनी दीवारों पे रंगते हैं तो वायु इसके साथ क्रिया करती है, ठीक है। यानी कि जब हम CaOH को होल ट्वाइस को जब हम दीवारों पे रंगते हैं तो जो हमारा CO2 होता है, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, CaCO3, ठीक है, जो एक पपड़ी के रूप में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके हैं, कोयले का दहन, जब आप कोयले को जलाते हैं C और O2, तो कोयला ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसी टाइप से जल के निर्माण जब H2 की क्रिया O2 से की जाती है तो जल भी बनता है। ये भी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो आपको संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ये तीनों उदाहरण को बिल्कुल अच्छे से समझिए, पढ़िए, ठीक है। तो बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। तो देखो, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में एक एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद में दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, ठीक है। देखो, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एक सिंगल प्रोडक्ट आपको दिया होगा, ठीक है, एक अल अभिकारक दिया होगा और उस पर और वो क्या होगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा, ठीक है। तो हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखो, जब हम क्या करते हैं, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वो Ag और Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक सिंगल
हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट था, सिंगल अभिकारक था, वो क्या हो रहा है, दो उत्पाद अणुओं में टूट रहा है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले देखो ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा डालेंगे और अभिकारक अणु क्या हो जाएगा, दो से अधिक अणुओं में एक सिंगल अभिकारक अणु दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूट जाएगा, तो वो ऊष्मीय वियोजन की परिभाषा। बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण की, तो जब हम फेरस सल्फेट जो हरा रंग का होता है, जब इस पे ऊष्मा डालते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 निकाल देता है। ठीक है, तो जब हम फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, जब फेरस सल्फेट पे ऊष्मा डालते हैं, ठीक है, तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड बना देता है। इसी टाइप से जब हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारी संयोजन अभिक्रिया की एक विपरीत अभिक्रिया यहाँ पर दिख रही है, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा डालते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड या और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया की दूसरे प्रकार की बात करते हैं, वैद्युत वियोजन। देखो विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो जब हम जल पे वैद्युत धारा डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरी अभिक्रिया की हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार की, तो वो है प्रकाशीय वियोजन। देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे हम AgCl को, जो कि हमने एक प्रैक्टिकल द्वारा भी देखा था, AgCl पर जब हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो Ag और Cl2 में टूट जाता है। इसी टाइप से AgBr का भी इसी टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, जिनमें एक अभिकारक, एक सिंगल अभिकारक दो या दो से अधिक अणुओं में टूट रहा है, तो वो आपकी वियोजन अभिक्रिया थी। उसके प्रकार हमने देखे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपके विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखो जब हम क्या करते हैं कि एक तत्व और एक यौगिक दो की अभिक्रिया कराते हैं, तो इनमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उससे यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हमने आयरन की अभिक्रिया कराई कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो जो Fe होता है, आयरन होता है, और कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से SO4 को अपने साथ ले लेगा, तो ये FeSO4 बनाएगा। ठीक है, और Cu यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो क्या करेगा, अपने जिससे वो क्रिया कर रहा है उसको अगर विस्थापित कर देता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में दो लोहे की छड़ लगाते हैं, लोहे की कील लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो लोहे की कील होती है उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, ये परत कॉपर की होती है। ठीक है, और जो CuSO4 का विलयन होता है, वो जो नीला विलयन होता है CuSO4 का, वो हरे रंग के विलयन यानी कि FeSO4 में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील थी, तो उसने कॉपर सल्फेट से सल्फेट आयन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो ये हमारी यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पादों का जो निर्माण होता है वो दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब इस टाइप की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जो हमने अभिकारक लिए, ठीक है, और उनमें जो तत्व थे, तो उनके जो आयन होंगे वो आपस में क्रिया करेंगे। ठीक है, मतलब जो यौगिक दे रखे हैं उनके आयनिक क्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है, इसलिए इसे आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर Na2SO2 लिया, सोडियम सल्फेट लिया, और उसके साथ बेरियम क्लोराइड लिया, BaCl2 लिया। जब हमने ये रिएक्शन कराई तो ये BaSO4 बेरियम सल्फेट और ट्वाइस NaCl सोडियम क्लोराइड में चेंज हो गया। ठीक है,
देखो बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अवक्षेप आपको मिलते हैं जब ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिएक्शन इस टाइप से होती है। जो Na2SO2 होता है ये ट्वाइस Na पॉजिटिव में टूट जाता है और SO2 2 नेगेटिव में टूट जाता है। BaCl2 Ba पॉजिटिव और Ba2 पॉजिटिव और Cl2 ट्वाइस Cl नेगेटिव में टूट जाता है। ठीक है, फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे टू Na+ और ट्वाइस Cl नेगेटिव आपस में टूट कर ट्वाइस NaCl बनाता है और Ba2 पॉजिटिव और SO2 नेगेटिव आपस में मिलके BaSO4 बनाता है। ठीक है, अब हम अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। मतलब जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद अगर ऊष्मा निकल रही है, अगर आपको प्लस में ऊष्मा दिखाई दे रही है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है प्राकृतिक गैस का दहन। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस में ऊष्मा हीट निकलती है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हम देख पा रहे हैं श्वसन, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन के रूप में मिलती है। तो ये भोजन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने कुछ आलू खाए या कुछ चावल खाए तो ये क्या करेगा, हमें ग्लूकोज देगा C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, जल निकालेगा और क्या निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा, जो कि ऊष्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, ऊर्जा निकलती है यहाँ से। तो ये भी एक ये श्वसन की अभिक्रिया है। ठीक है, जो कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा निकल रही है ऊष्मा के रूप में। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। देखो शोषी मतलब शोषण, तो जिन अभिक्रियाओं में या जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिन अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है या जो अभिक्रियाएं ऊष्मा का शोषण करके संपन्न होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, देखो वियोजन अभिक्रिया में हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी सारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि सबको तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता हो रही है तो सारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी वियोजन अभिक्रियाएं होती है सारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती है सारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है और इसके उदाहरण सारे सेम होंगे। ठीक है, जैसे AgCl पे हमने सूर्य का प्रकाश डाला तभी तो टूटी, तभी तो Ag और Cl में टूटा। ठीक है, तो देखो जो जितना आपको पॉइंट लिखाए जा रहे हैं, जितनी डेफिनेशन आपको बताए जा रहे हैं, इन सब के अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे नोट्स, रिवीजन करने के काम आएंगे नोट्स। ठीक है, तो एक रिवीजन नोट ज़रूर बनाइए, जितना मैं आपको समझाता हूँ आपको स्क्रीन पे जो दिखाई देता है ज़रूर लिखिए। तो अब हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन की। तो सबसे पहले उपचयन को समझते हैं फिर अपचयन को समझेंगे। देखो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जब आपको कभी भी जब भी आपको O2 जुड़ता हुआ दिखाई देगा तो वो अपचयन अभिक्रिया होगी। या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में क्या होता है, हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है, तो वो भी उपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन जुड़ रही है, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर भी आप ऑक्सीजन को जुड़ते हुए देख रहे होंगे तो ये भी आपकी उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये भी उपचयन अभिक्रिया है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की या फिर वृद्धि होगी, योग होगा, या हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो वो उपचयन अभिक्रिया होगी। तो अब बात करते हैं अपचयन की। तो देखो अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, बिल्कुल उपचयन का उल्टा। उपचयन में ऑक्सीजन का योग हो रहा था लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। साथ ही अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी कि हाइड्रोजन का योग होगा। तो जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो अपचयन और ऑक्सीजन हटेगा तब भी वो अपचयन, उपचयन का उल्टा है ये। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल,
CuO+H2 बना रहा है। तो देखो Cu से ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आपको दोनों जगह दिखी, उपचयन में भी अपचयन में भी, ठीक है। ये अभिक्रिया आपको दोनों जगह दिखी, उपचयन में भी और अपचयन में भी। तो इसमें हो क्या रहा था, देखो इसमें एक तो ऑक्सीजन हट भी रहा है तो वो अपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है तो वो उपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप दोनों जगह लिख सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो साथ ही हम समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो जब उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, ठीक है, जैसा इस अभिक्रिया में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को उपापचय अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम दोनों जगह लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको ऑक्सीजन जुड़ती भी दिखाई दे रही है तो बिल्कुल अपचयन तो उपचयन होगा। अगर आपको कभी भी ऑक्सीजन हटती हुई दिखाई दे रही है तो अपचयन होगा। हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो अपचयन होगा, हाइड्रोजन हटता हुआ दिखाई दे रहा है तो उपचयन होगा। दोनों कंडीशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों कंडीशन होगी तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन आती है पेपर में, ठीक है बच्चों। तो देखो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, ठीक है। तो इसमें आपका संक्षारण और विकृति गंधिता दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखो संक्षारण क्या होता है, देखो जब किसी धातु को, ठीक है, ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल या जल की उपस्थिति में रखते हैं तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। देखो जब कोई धातु की परत है, ठीक है, जैसे हमने कोई लोहा लिया तो अगर हम लोहे को क्या करते हैं, नमी में रख देते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे 1-2 महीने बाद उसमें एक परत जुड़ जाती है, ठीक है। तो वही परत एक संक्षारित परत है जो उस धातु को कमज़ोर करती है। तो यही प्रक्रिया हमारी संक्षारण कहलाती है, ठीक है। इसके जैसे हम कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोहे की वस्तुएं पर जंग लगना, चांदी आप देखते होंगे कि चांदी कुछ टाइम बाद उस पर काली परत और तांबे की हरी परत चढ़ जाती है, तो ये संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है। पेपर में यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के उदाहरण दीजिए, संक्षारण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं, यसत लेपन के द्वारा, विद्युत लेपन के द्वारा, पेंट करके संक्षारित धातुओं को बचाया जा सकता है। जैसे आप लोहे को देखते होंगे, लोहे पर हम पेंट कर देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, ठीक है। तो हमने संक्षारण में क्या समझा, संक्षारण क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह ऑक्सीजन, आर्द्रता, जल, अम्ल की उपस्थिति में आता है तो उसकी परत संक्षारित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जिसके उदाहरण हमने पढ़े, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी की ऊपर हरी परत का जमना संक्षारण के उदाहरण है। और संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, इस पर पेंट करके, यसत लेपन करके, विद्युत लेपन करके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, विकृति गंधिता क्या होता है। तो देखो विकृति गंधिता जो वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ होता है, अगर वो वायु के संपर्क में आता है तो वो उपचयित हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। देखो जब आप कभी देखेंगे आपने कोई तेल वाली रोटी बनाई होगी और इसे आप 2-3 दिन तक रखेंगे तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे उसका स्वाद और उससे एक स्माइल निकलेगी, उसका स्वाद तो चेंज हो जाएगा और वहाँ से एक स्माइल निकलेगी। तो एक विकृति गंधिता का उदाहरण है, ठीक है। मतलब जो वसायुक्त और तेलयुक्त खाद्य सामग्री होती है वायु के संपर्क में आने से ये उपचयित हो जाती है, ठीक है। इसके रोकने के उपाय देखें, इसमें हम प्रतिऑक्सीकारक मिला सकते हैं, ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक मिला सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जो आपके घरों में टिफिन भी आते हैं वायुरोधी वाले, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भी अगर हम डालें तो भी हमारा विकृति गंधिता हो सकता है, रोक सकता है। फिर शीतलन द्वारा अगर हम उन्हें फ्रीज करें, अगर हम फ्रीज पे रख दें ऐसी चीज़ों को तो भी हमारा विकृति गंधिता रुक सकता है। आपने देखा होगा जो खाने वाले चिप्स होते हैं उनमें वायु भरी जाती है, तो उनमें कौन सी वायु भरी जाती है, उनमें ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है ताकि उसका उपचयन ना हो सके, वो खराब ना हो सके। तो आप नोट्स अच्छे से बनाते जाइए, जितना मैंने दिखाया इन सबके सारे अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल अच्छे से। जो आपके रिविजन नोट्स होंगे आपको बाद में काम आएंगे। इसके बाद में एक अगली वीडियो बनाऊंगा, इसी चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैं एक्सप्लेन करके दूंगा आपको, ठीक है, अच्छे से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आए। तो जितना मैंने नोट लिखा है बिल्कुल अच्छे से नोट बनाइए, ठीक है, आपके एग्जाम में काम आएंगे नोट। क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे, आपको आने वाली वीडियो में बात